वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष भूगोल अर्थात ज्योग्राफी के पेपर 1 के सिलेबस के बारे में, जो कि नवीनतम से नवीनतम सिलेबस होगा और आपके पाठ्यक्रम में ज़रूर होगा। ध्यान रखेंगे, पेपर का नाम है भौगोलिक विचारधारा या फिर जियोग्राफिकल थॉट्स अंग्रेजी में बोल सकते हैं, या फिर हिंदी में भौगोलिक चिंतन के नाम से भी जाना जाता है यह प्रश्न पत्र। तो जो चाहे भौगोलिक चिंतन बोलो, चाहे भौगोलिक विचारधारा बोलो और चाहे जियोग्राफिकल थॉट्स बोलो, मतलब सभी का मतलब एक ही है। ओके, तो भौगोलिक विचारधारा मतलब जियोग्राफिकल थॉट के बारे में हमको पढ़ना है और विस्तृत तरीके से पढ़ना है। एक एक चैप्टर को आपको समझाने का प्रयास रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों आने वाले समय में। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब करें, ताकि आपको जब चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाई जाए तो उसमें जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेहनत करके आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि एक भी प्रश्न आपका ना छूटे। तो बस एक ही वीडियो या वीडियो आपके आने वाले जो है एक प्रकार से तमाम सारी वीडियो का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करती है। तो इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखें और लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपके सामने आ सके और चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड हो सके। ओके, यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ जियोग्राफिकल थॉट्स के बारे में। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। बीए तृतीय वर्ष के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब बीए थर्ड ईयर भूगोल माने जियोग्राफी। और आप सभी लोगों से परिचित होंगे कि आपका 3 पेपर होता है। तो इसके हम प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है भौगोलिक विचारधारा, और नवीनतम से नवीनतम पाठ्यक्रम होगा 2022 के आगे वाले सत्रों के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, अब यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर जो है 3 पेपर होते हैं। बीए थर्ड ईयर में 3 पेपर होते हैं, और पेपर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें कि पेपर कौन कौन से होते हैं। 3 पेपर होते हैं। तो पेपर 1 एक होता है, एक पेपर 2 होता है और एक पेपर 3 होता है। तो हम सबसे पहले पेपर 1 के सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ये पेपर 1 का जो एक प्रकार से बात की जाए, जो अभी आप थर्ड ईयर में गए हैं तो आपके लिए लेक्चर मतलब कि कोई सेमेस्टर वाइज की परीक्षा भी नहीं लागू हुई है। केवल फर्स्ट ईयर वाले छात्र छात्राओं के लिए सेमेस्टर वाला पैटर्न लागू किया गया है विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें ईयरली एग्जाम्स हो रहे थे। मतलब अब 6 महीने पर एग्जाम्स होंगे, अर्थात 6 महीने पर एग्जाम्स अब होंगे। जो पहले 1 साल पे एग्जाम्स होते थे, तो अब ये जो है पेपर 1 और पेपर 2 के कुछ जो है विद्वानों को या फिर कुछ जो है सिलेबस को एक में करके सेमेस्टर वाइज बनाया गया है। अब जैसे ही सिलेबस आता है पेपर मतलब कि फर्स्ट ईयर का, मैं आपको बता दूंगा। हालांकि फर्स्ट ईयर वाले छात्र छात्राओं को जल्दी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा, क्या क्या चीज़ें हुआ, क्या बदलाव हुआ, क्या नहीं हुआ है, उसको बता देंगे। हालांकि इसमें आपके देखेंगे तो वही पैटर्न जो है वही है, सेम है। इसको देखें तो यहाँ पर देखेंगे भौगोलिक विचारधारा में पेपर 1 का नाम क्या है, भौगोलिक विचारधारा है। और भौगोलिक विचारधारा में बात की जाए, अगर भौगोलिक विचारधारा की मैं बात करूँ तो पेपर 1 है और पेपर 1 जियोग्राफिकल थॉट्स है। तो ये आपने विस्तार समझ लिया कि हाँ, इसके बारे में जो है हम आज बता ही देंगे। अब पेपर 2 जो बचता है ये इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है, यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन। क्या होता है? पर्यावरणीय अध्ययन। ओके, पर्यावरणीय अध्ययन जो है ये सेकंड पेपर का नाम है। ये किस पेपर का नाम है भाई? तो सेकंड पेपर का नाम है, यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ज़्यादा। अब ये यहाँ पर प्रश्न आपका ये यहाँ पर देखिएगा। अब जो ये 2 पेपर तो आपके मान लेते ठीक हो गए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न आपका उठता है और भी जो है यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि पेपर 3 क्या होता है। पेपर 3 जो है वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी। क्या है? वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी। ओके, तो ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, मतलब कि विश्व का क्षेत्रीय भूगोल। क्या? विश्व का क्षेत्रीय भूगोल। अब विश्व का क्षेत्रीय भूगोल बात की जाए तो 3 पेपर इसके होते हैं। इसके 3 पेपर होते हैं और यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपके दिए होते हैं। तो अब पेपर अब किस यूनिवर्सिटी में कौन सा चलता है या फिर ये चूज होता है, मतलब कि मल्टीपल चॉइस पेपर होता है। मतलब आप इसको अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। आपको चाहे दक्षिण, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ए, मतलब पेपर 3 जो होता है 3 पार्ट में विभाजित होता है। इन तीनों में से आपको एक ही, यानी चाहे ए ले लीजिए, चाहे बी ले लो, चाहे सी ले लो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। या बहुत सारे कॉलेज में बात की है तो कॉलेज वाले ही निर्धारित कर देते हैं कि हाँ कौन सा होगा। अब जो भी हो वो आप समझिएगा। कॉलेज में जाएंगे तो ज़रूर पूछेंगे हाँ आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। अगर नहीं पूछते तो आप बता दीजिए कि हमको ये लेना है। अब मैं आपको बता दूँ कि आखिरकार कौन कौन से हैं। तो जो व्यक्ति अभी गए हैं उनको नहीं पता होगा, तो यहाँ पर समझे। पेपर 1 जो है आपका, मतलब पेपर 3 का जो पैटर्न, मतलब कि 1 है, खंड आ है, और मतलब तीनों पेपर जो है एक ही होंगे। ये पेपर 3 ही होगा। ये पेपर 3 का ये भाग, पेपर 3 का ये भी। अलग अलग पेपर होते हैं, केवल एक ही इनमें से आपको मिलेगा। ठीक, इसमें मान लेते हैं पहला आपका कौन सा है। पहला मानना क्या, पहला आपका क्या है? दक्षिण पश्चिम एशिया। क्या है? दक्षिण पश्चिम एशिया। ओके, पश्चिम एशिया, ये दक्षिण पश्चिम एशिया पहला है। यानी कि दक्षिण को क्या कहेंगे? साउथ, पश्चिम को क्या कहेंगे? वेस्ट,
और एशिया को एशिया, तो साउथ वेस्ट एशिया जो है आपका, यानी SWA आपका पेपर 1 है। साउथ जो है वेस्ट एशिया, और ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ पर देख लीजिए दक्षिण पूर्व एशिया। ओके, यानी कि बात की जाए तो दक्षिण मतलब यस, इसका मतलब पूर्व मतलब क्या होता है ईस्ट, और ए मतलब यानी कि एशिया। तो या फिर एशिया जो है आप ऐसे भी लिखते हैं, तो जैसा भी आप लिखें तो यहाँ पर देखेंगे। तो ये होगा आपका पेपर 2। और पेपर 3 जो होता है आपका, ये होता है क्या, फार ईस्ट एशिया। क्या होता है, यानी इसको आप बोल सकते हैं सुदूर पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व एशिया, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, इसी को पूर्वी एशिया बोल देते हैं, इसी को पूर्वी एशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है फार ईस्ट एशिया। क्या कहा जाता है, फार ईस्ट एशिया। ओके, क्या कहा जाता है, फार ईस्ट एशिया कहा जाता है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आई। अब जो है अलग अलग विश्वविद्यालयों में, अलग अलग कॉलेजों में जो है अलग अलग क्षेत्रीय हिसाब से वह जो है कॉलेज पर निर्धारित होता है कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे जो है कॉलेज खुद ही बता देते हैं, खुद ही रखते हैं कि हाँ मेरे यहाँ पर जो है दक्षिण पूर्व एशिया पढ़ाई जाएगी, कुछ दक्षिण पश्चिम एशिया पढ़वाते हैं, कुछ सुदूर पूर्व एशिया पढ़वाते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा फोर्स करेंगे तो वो आपको देंगे, कौन सा देंगे, मतलब कि आपको जो भी आपको इनमें से चूज करना होगा ये आप चूज कर सकते, चाहे आप दक्षिण पूर्व एशिया पढ़ें, मतलब पूर्व एशिया, चाहे दक्षिण पश्चिम एशिया पढ़ें, चाहे आप सुदूर पूर्व एशिया पढ़ें यानी पूर्वी एशिया पढ़ें। तो कुछ भी आप पढ़ने के लिए स्वतंत्र है, तो इस पर आपको बाधा नहीं होगी। तो ये था पेपर का मैटर, यानी कि 5 पेपर आपके मिलेंगे आपको, बट उनमें से क्या करना होगा, केवल और केवल 3 पेपर आपको देने हैं। ठीक, ध्यान रखें, केवल और केवल 3 पेपर आपके होते हैं। तो इतनी बात क्लियर होगी तो सारे मुद्दे यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। अब चाहे ये पढ़ना, चाहे ये पढ़ना, चाहे ये पढ़ना, वो आपके ऊपर डिपेंड है, जो सहज हो। वैसे सुदूर पूर्व एशिया में चीन और जापान को अगर आप पढ़ लेते हो तो पूरा का पूरा सुदूर एशिया लगभग समाप्त हो जाता है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये सब बचते हैं। दक्षिण पूर्व में बात की जाए, दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश हैं आपके, दक्षिण पूर्वी एशिया में बात की जाए तो जैसे कि जितने भी आप देखेंगे, जैसे म्यांमार, थाईलैंड हो गया आपका, उसके बाद में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, और ये सारे मलेशिया, इंडोनेशिया, ये जो द्वीप वगैरह हैं, तो ये सारे के सारे दक्षिण पूर्व एशिया में आ जाएंगे। दक्षिण पश्चिम एशिया की बात की, जितने भी खाड़ी देश आप देखते हैं, खाड़ी देश जैसे कि यमन, ओमान, कतर, बहरान, कुवैत, ये सारे के सारे देश जो होंगे, मतलब कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये जितने भी देश होंगे, यानी कि जो मुसलमानी कंट्री, मतलब कि जो मध्य एशिया पड़ती है लगभग, तो मध्य एशिया से नीचे बात की जाए तो दक्षिण मध्य एशिया के आसपास, तो ये जो खाड़ी देश हैं, यानी ये खाड़ी देश मतलब कि जो अफ्रीका से थोड़ा उत्तर में और जो है एशिया के पश्चिमी और दक्षिणी साइड में स्थित है, तो इन देशों के बारे में हमको पढ़ना है। अब हालांकि आपका जो भी होगा मैं तीनों को आपको पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल चिंता ना करें, तीनों का सिलेबस बता दूंगा, तीनों का मॉडल पेपर पहले से यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, और साथ ही साथ पहले का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं वह क्वेश्चन पेपर भी आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है, मॉडल पेपर भी बता दिए हैं, और प्रश्न जो एक प्रकार से एक वीडियो के अंतर्गत लगभग 1-1 घंटे का लेक्चर, उसमें हमने तमाम सारे दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में चर्चा किया है, दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में मैप के माध्यम से मैं इनको बताने का प्रयास करूँगा आपके सामने। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हम सिलेबस की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं, सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस आपका क्या है, पहला है भूगोल का क्षेत्र। अब भूगोल के क्षेत्र के अंदर यानी कि द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, यहाँ पर यूनिट 1 में और भी बातें लिखी गई हैं, लेकिन हमने इसको यहाँ पर इसीलिए लिखा क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछा था भूगोल के क्षेत्र को लेकर के। अब भूगोल का क्षेत्र यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर भूगोल की परिभाषा समझेंगे। देखिए यूनिट में आपके मतलब कि बात की जाए तो भूगोल की परिभाषा को मेंशन भी किया गया है, तो भूगोल की परिभाषा समझेंगे, यानी डेफिनेशंस ऑफ ज्योग्राफी समझेंगे। उसके बाद में नेचर ऑफ ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल की प्रकृति समझेंगे, भूगोल का विषय क्षेत्र समझेंगे, भूगोल का यानी कि स्कोप जिसको कहते हैं, यानी स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, और उसके बाद में सिग्निफिकेंस ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई है, भूगोल का अर्थ समझेंगे, परिभाषा समझेंगे, तमाम प्रकार यानी कॉन्सेप्ट समझेंगे भूगोल के बारे में। तो भूगोल के कुल मिलाकर के उसके प्रकार, भूगोल के कौन कौन से, यानी कि मानव भूगोल कितने पार्ट हैं और भौतिक भूगोल कितने पार्ट हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा कर लेंगे इकाई 1 के अंतर्गत। ये हो गया आपका जनरली इकाई 1। और ठीक है, तो इकाई 1 से यही सब पूछा जाए, मतलब भूगोल के बारे में आपको इकाई 1 यानी भूगोल के क्षेत्र के बारे में, भूगोल में क्या पढ़ते हैं, कैसा पढ़ते हैं, किस तरीके से क्या होता है, इसको देखेंगे, मतलब एक परिचय, सामान्य परिचय। नेक्स्ट आपका होता है इकाई 2। इकाई 2 में खास करके आप किसके बारे में पढ़ते हैं, भूगोल में द्वैतवाद, बड़ी ही जटिल संकल्पना है और बड़ी एक प्रकार से बात की जाए बड़ी ही सहज भी है और जटिल भी है। अगर आप पढ़ें अच्छे से तो सरल है, अगर नहीं पढ़ते तो द्वैतवाद कठिन भी है।
तो यहाँ पर क्या, डुअलिज्म इन ज्योग्राफी, अंग्रेजी में डुअलिज्म कहा जाता है द्वैतवाद को। द्वैतवाद चूँकि बात की जाए यहाँ पर कई क्षेत्रों में, यानी कि दो भूगोलों के बीच में, मतलब भूगोल की दो शाखाएं हमारे सामने आती हैं। वैसे तो जैसे मानव भूगोल, एक मैं उदाहरण ले लूँ, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। आप पढ़ते हैं ना, बी फर्स्ट ईयर में आपने क्या पढ़ा, मानव भूगोल पढ़ा और भौतिक भूगोल पढ़ा। मतलब पेपर 1 में आपने क्या पढ़ा है, आपने भौतिक भूगोल पढ़ा नहीं, फिजिकल ज्योग्राफी, और आपने सेकंड पेपर में मानव भूगोल पढ़ा, अर्थात क्या पढ़ा, मानव भूगोल के बारे में पढ़ा, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा। अब जब आपने ये दोनों चीज़ें पढ़ ली, जब आपने मेरे भाई ये दोनों चीज़ें पढ़ ली, अब यहाँ पर क्या होता है, चूँकि मानव भूगोल जो होता है वह मानवीय पक्षों का अध्ययन करता है, जबकि जो भौतिक भूगोल होता है वह वैज्ञानिक पहलुओं को से अध्ययन करता है। मतलब वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके मतलब पूरी की पूरी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके ही हम भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, जबकि कुछ मानवीय पद्धतियों का प्रयोग करके हम मानवीय पक्षों का अध्ययन करते हैं। जैसे मानव भूगोल में हम पढ़ते हैं, कृषि पढ़ते हैं, हम संसाधन भूगोल पढ़ते हैं, या फिर हम कृषि पढ़ते हैं, कृषि तो हमने आपको बता ही दी। और साथ ही साथ आप मानव भूगोल में मनुष्य के शारीरिक ढांचे अर्थात प्रजातीय विविधीकरण पढ़ते हैं, जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं, जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। ये सब कहीं ना कहीं पे ये मानवीय पक्ष होते हैं। और जबकि बात की जाए भूगोल में, एक भौतिक पक्ष होता है जो कि विज्ञान है, और दूसरा कौन सा है, एक प्रकार से मानवीय पक्ष है। इन दोनों में क्या होता है, मतलब भूगोल की द्वैतवाद की अवधारणा आ जाती है। हालांकि द्वैतवाद को भूगोल में नकार दिया गया है, बहुत सारे विद्वानों ने इस पर जो है एक प्रकार से इसकी कड़ी आलोचना करी है, और खंडन मंडन की प्रक्रिया इस बात को लेकर के हमेशा से चलती आ रही है। तो इस जो है मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा कर लेंगे। भूगोल में द्वैतवाद एक प्रकार से बड़ी जटिल संकल्पना है। एक प्रश्न यहाँ से भूगोल के क्षेत्र और परिभाषा को लेकर के एक प्रश्न तय है किसका, दीर्घोत्तरीय का, और एक प्रश्न यहाँ से दीर्घोत्तरीय का तय है। मतलब कि एक प्रश्न ये आते हैं, मतलब कि ये तो कन्फर्म है आएगा, और ये चाहे लघुत्तरीय में आ जाए एक प्रश्न और चाहे दीर्घोत्तरीय में। तो यहाँ से एक प्रकार से बात की जाए, इन दोनों चैप्टर से बात की जाए, लगभग और लगभग मेरे प्यारे दोस्तों इन्हीं दो इकाइयों से लगभग 40% प्रश्न आ जाते हैं। इन्हीं 2 इकाइयों से आपके 40% प्रश्न पूछ लिए जाएंगे एग्जाम्स में। ठीक है, आप बात ध्यान रखेंगे पेपर 1 की दृष्टि से। बाकी की 3 इकाइयों से, बाकी की जो 2 इकाइयाँ आपकी बच रही हैं, मेरे भाई, बाकी की जो दो इकाइयाँ आपकी बच रही हैं, उन 2 इकाइयों से बात की जाए तो बाकी 60% प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक, तो मतलब ये छोटा सा है, लेकिन यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक, यह बात ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे। अब यहाँ पर आपके सामने आएंगे, इकाई 3 में प्रवेश करेंगे। इकाई 3 में क्या है भाई, इकाई 3 में आप देखेंगे प्राचीन काल में भूगोल, अर्थात जो एंसेंट पीरियड है उसमें भूगोल की स्थिति क्या रही है, मतलब कि ज्योग्राफी, मतलब सिचुएशन ऑफ ज्योग्राफी इन जो है एंसेंट जो है एरा। तो एंसेंट युग में या फिर प्राचीन युग में या प्राचीन काल में बात की जाए तो भूगोल की क्या स्थिति रही है, उस स्थिति के बारे में हमको चर्चा करनी है। और साथ ही साथ भारतीय, इंडियन, यूनानी और रोमन, ये 3 प्रकार के जो भूगोलवेत्ता हुए हैं प्राचीन काल में, जनरली इन्हीं से हमको बातें मिलती। सबसे पहले भारतीय भूगोलवेत्ता है जिन्होंने, जैसे कि बात की जाए भारतीय भूगोलवेत्ताओं में बारहमिहिर हो गए आपके, और इसी प्रकार से बात की जाए कौटिल्य भी इसमें आते हैं, या इसी प्रकार से जो है और भी जैसे कि आर्यभट्ट जी आते हैं। तो ये कई प्रकार के जो विद्वान हैं आपके सामने आएंगे, तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। यानी प्राचीन काल में भूगोल के बारे में, प्राचीन काल में भारतीय भूगोलवेत्ताओं के द्वारा क्या योगदान दिए गए हैं, इसके बारे में देखना है। यूनानी भूगोल के वेत्ताओं के द्वारा क्या योगदान दिया गया भूगोल में, इसी के साथ साथ प्राचीन काल में रोमन भूगोलवेत्ताओं के द्वारा क्या योगदान दिया गया है, किसमें, प्राचीन काल में भूगोल के अंतर्गत। भूगोलवेत्ताओं का योगदान, मतलब कि भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान, यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान, रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान किस काल में, प्राचीन काल में। ठीक है, क्योंकि प्राचीन काल में ही इन्हीं लोगों से भूगोल की शुरुआत मानी जाती है। तो हम यहीं पर देखेंगे, इन समस्त मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। एक एक मुद्दे को आपको एकदम विस्तार से समझाने का प्रयास रहेगा, कोई भी मुद्दा आपसे छूटेगा नहीं, एक भी प्रश्न एग्जाम्स में आपसे बच करके नहीं जाएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा वीडियो के अंतर्गत। बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिल रही हैं समय, और सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा जब चैप्टर वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक, अभी मैं सिलेबस चर्चा कर लूँगा, 5 सिलेबस आपके अपलोड हो जाए, मतलब 5 सिलेबस की वीडियो आपके सामने लाइव प्रस्तुत हो जाए, उसके बाद में फिर आगे हम देख लेंगे। ठीक है, आगे देखते मेरे भाई, और ध्यान रखेंगे बातचीत बिल्कुल भी ना करें आप सभी लोग, और सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। दूसरा मुद्दा आपका कौन सा है, दूसरा मुद्दा आपके सामने है, यहीं पर देखेंगे मध्यकाल में, किसमें,
मध्यकाल में। अब यहाँ पर चूंकि प्राचीन काल के बारे में हमने पढ़ लिया कि प्राचीन काल में किस प्रकार से उदय हुआ, भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान, यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान और रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान प्राचीन काल में हमने देखा। अब हम बात करेंगे मध्यकाल में भूगोल में क्या योगदान दिया है किसने, अरब के भूगोलवेत्ताओं ने। चूँकि मध्यकाल में बात की जाए, मध्यकाल में अरबी भूगोलवेत्ता जो थे, यानी जो अरब के लोग थे, वह लगातार क्या कर रहे थे, लगातार वो समुद्री यात्राएं हों या फिर एक प्रकार से कई प्रकार की ज़मीनी यात्राएं हों, लगातार ये लोग जो है यात्राएं करते गए और उन्हीं यात्राओं के करने के फलस्वरूप, उन्हीं यात्राओं को करते समय उन्होंने पृथ्वी के बारे में, उन्होंने ज्वारभाटा के बारे में, उन्होंने खगोलीय पिंडों के बारे में तमाम प्रकार के जो है बातों को बताने का प्रयास किया, मतलब संकल्पनाएं देते गए। अब हालांकि वो संकल्पनाएं हालांकि आज मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो है मान्य होती हैं। तो बहुत सारे योगदान अरब भूगोलवेत्ताओं ने दिए हैं। अरब भूगोलवेत्ता कौन कौन है, भारतीय भूगोलवेत्ता कौन है, यूनानी भूगोलवेत्ता कौन है, रोमन भूगोलवेत्ता कौन है, जब हम विस्तार से आपको बताएंगे तो सारे विद्वानों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए कि हाँ सर जी आप चर्चा नहीं करेंगे, बिल्कुल मैं चर्चा करूँगा, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अगर मैंने चैप्टर वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई, अगर समय मिला तो बिल्कुल आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, या मैं एक प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रस्तुतिकरण बड़ी अच्छी होगी, आप बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप लोगों का साथ मिलता है तो प्रस्तुतिकरण भी बहुत अच्छे तरीके से करने का मन करता है और स्वतः ही हो जाता है। मन तो मेरा करता है हमेशा से आपको अच्छा पढ़ाएं, अच्छा दें, हर चीज़ अच्छी दी, हर चीज़ आपके जो है इक्वल, मतलब कि अव्वल क्वालिटी की हो, कोई आपसे टक्कर ना ले पाए। किसी अदर चैनल या फिर कोई भी जो व्यक्ति हो या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का हो और आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और अपने कॉलेज में जाएं तो आप उनसे सबसे अलग रहें, ठीक। तो मैं वो चाहता हूँ कि आप हमेशा अलग रहे, आप शुक्ला स्टडी पॉइंट का नाम करें, अपने माता पिता का नाम आगे बढ़ाएं, तमाम प्रकार की चीज़ें करें, तो ये मैं चाहता हूँ, ठीक। मध्यकाल में बात की जाए, मध्यकाल में भूगोल की कैसी स्थिति रही, तो यहाँ पर देखेंगे अरब भूगोलवेत्ताओं का योगदान। अरब, चूँकि अरब भूगोलवेत्ता क्यों यहाँ पर आगे रहे, चूँकि जहाँ पर मुस्लिम्स लोग जो थे वह लगातार यात्राएं कर रहे थे और यात्राएं करने के फलस्वरूप क्या हुआ, इन्होंने भूगोल के बारे में गहन अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, मतलब भूगोल के जो है नियमों सिद्धांतों के बारे में बताना प्रारंभ किया। तो भूगोलवेत्ताओं का योगदान क्या रहा है इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है आपका यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। पुनर्जागरण काल मतलब एक प्रकार से आधुनिक काल की बात कर लें, यहाँ पर आधुनिक काल में प्रवेश कर गए। यूरोप में चूँकि पहले से ही भूगोल के बारे में जानकारी लोगों ने दिया था, लेकिन भूगोल में एक डार्क एज आता है, भूगोल की दृष्टि में यूरोप में एक डार्क समय आता है, अंध युग का समय आता है। तो उस समय काल में यूरोप में किसी प्रकार की कोई जो है किसी भी मुद्दे पर शोध या फिर कोई कार्य नहीं होता है। तो अंध युग के बाद में एक प्रकार से पुनः यूरोप में पुनर्जागरण काल आता है, और जब यूरोप में पुनर्जागरण काल आता है तो भूगोल के क्षेत्र में कई नवीन विचारधाराएं हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं, कई संकल्पनाएं, कई एक प्रकार से बात की जाए तो हमारे सामने जो होती हैं हाइपोथेसिस आती हैं। तो यूरोप में पुनर्जागरण काल में प्रख्यात यात्री और उनकी भौगोलिक खोजें, क्योंकि यूरोप के लोग जो थे वह लगातार उस समय आधुनिक काल में बात की जाए, यूरोप में जब पुनर्जागरण काल हुआ, नए नए आविष्कार हुए, नई नई मशीनें बनी, तो लोगों ने अपने वहाँ से के व्यापार को आगे बढ़ाना चाहा। वास्को डी गामा, कोलंबस, इसी प्रकार से अन्य तमाम सारे ऐसे यात्री लोग लगातार क्या करने लगे, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए समुद्री मार्गों का प्रयोग करते हुए जहाजी बेड़ों से क्या करने लगे, अलग अलग देशों को जाने लगे, अलग अलग भूमि की खोज करने लगे। तो इस प्रकार से मेरे भाई, इस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब लोग एक प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तभी उनकी जानकारी मिलेगी। तो देशाटन जो होता है, मतलब कि भ्रमण करने की जो इच्छा होती है, या आप कहीं पर भ्रमण कर रहे हैं या कहीं पर जा रहे हैं, तो आपको अवश्य कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। तो आप ज़रूर भी जब भी कहीं जाएँ तो ऐसे जो है तमाम सारे जानकारी को देखते जाएँ, उनको लेते जाएँ कि हाँ ऐसा होता तो क्या होता। तो हालांकि यहाँ पर देखेंगे यूरोप में पुनर्जागरण काल हुआ। यूरोप में बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, चाहे वह डच हो, चाहे फ्रेंच हो, या चाहे जो है ब्रिटिश हो, लगातार एक प्रकार से ये अलग अलग देशों में गए, वहाँ के जो है संस्कृति के बारे में, वहाँ के जो है कृषि के बारे में, वहाँ पर सांस्कृतिक भूदृश्य के बारे में, वहाँ पर भूवैज्ञानिक संगठन के बारे में, वहाँ के उच्चावचन संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, और इन्हीं जानकारी को वह अपने संकल्पनाओं में प्रस्तुत कर देते हैं, अपनी विचारधाराओं में स्थान दे देते हैं, अपनी लेखनी का माध्यम प्रयोग
उपयोग करते हुए अनेक प्रकार की पुस्तकें लिखते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने भूगोल में कई सारे योगदान दिए हैं। इसमें प्रख्यात यात्री हमारे सामने आएंगे और कुछ भौगोलिक खोजें यहाँ पर की गई हैं यात्रा के दौरान, उन खोजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये आपके सिलेबस में संकलित है। नेक्स्ट है आपका कौन सा, चौथा नंबर सिलेबस यानी इकाई 4, चौथा नंबर सिलेबस नहीं, इकाई 4। इकाई 4 में क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे जर्मन साम्राज्य की विचारधारा। जर्मन साम्राज्य की विचारधारा, यहाँ पर देखें जर्मनी जो देश है वहाँ पर भी एक प्रकार से विचारधारा, जर्मनी के बहुत सारे विद्वान हमारे सामने आते हैं। जर्मन संप्रदाय की विचारधारा में बात की जाए तो देखेंगे यहाँ अगर कांट, हम्बोल्ट, रिटर, रिचथोफन, रैटजल और हेटनर। यहाँ पर जो रैटजल हैं आपके, रैटजल जो हैं ये मेरे प्यारे दोस्तों बात की जाए मानव भूगोल के कौन है, यही है मानव भूगोल के जनक, मानव भूगोल के जनक हैं। और ये रैटजल जो हैं ये कई विद्वान में से जो आप देखेंगे सैंपल वगैरह होंगी वह रैटजल की शिष्या हैं। ठीक है, डिमांजिया वगैरह, तो तमाम जीन्स, ब्रूंस, कई प्रकार के विद्वान जो आएंगे बाद में वो कहीं ना कहीं पे इन सभी के शिष्य रहे होंगे, मतलब इनकी विचारधाराओं को मतलब कि रखते हुए चलेंगे। कांट, हम्बोल्ट, रिटर, रिचथोफन, रैटजल, हेटनर, ये सब कैसे हैं, ये सब जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनसे एग्जाम से प्रश्न लगातार बनते हैं। तो जर्मनी का योगदान बड़ा ही अच्छा रहा है, इनसे प्रश्न बनते तब इनको हम देख लेंगे एक एक कर, यानी कांट के योगदान को देखेंगे, हम्बोल्ट के योगदान, रिटर के योगदान, रिचथोफन के योगदान, रैटजल के योगदान और हेटनर के योगदान। ठीक है, इसी प्रकार से जो यहाँ पर विद्वानों ने दिए हैं, मतलब कि जो ये इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इनकी कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई उनको भी देख लेंगे। ठीक, मतलब कोई भी प्रश्न आपसे बचेगा नहीं। नेक्स्ट है आपका जो है फ्रांसीसी संप्रदाय की विचारधारा। कुछ फ्रांस के विद्वान हुए हैं। अब ये सब यूरोप के ही देश हैं, जर्मनी यूरोप का ही, फ्रांस भी यूरोप का देश है, रूस भी यूरोप का देश है, ब्रिटिश भी यूरोप का देश है। ठीक, तो यहाँ पर रूसी जो है मतलब फ्रांसीसी संप्रदाय की विचारधारा का देखेंगे, जिसमें ब्लास यानी कि बीडाल लीला विलास या वाइडर लीला विलास और साथ ही साथ ब्रूंस, ठीक है, जीन्स ब्रूंस इनका पूरा नाम है। इनके क्या योगदान रहे जो कि रूस से संबंध रखते, मतलब कि फ्रांस से संबंध रखते हैं। तो इनके द्वारा दिए गए विचारधाराओं को देखेंगे जो कि ज्योग्राफी से संबंधित दिए गए हैं। ठीक, उसके बाद में हम क्या देखेंगे, उसके बाद में रूसी भूगोलवेत्ताओं के योगदान, यानी कि किसके बारे में देखेंगे हम, इसके बाद में रूसी भूगोलवेत्ताओं का योगदान देखेंगे जो कि उन्होंने किसके बारे में दिया है, भूगोल के बारे में दिया। तो रूसी भूगोलवेत्ताओं के योगदान देखेंगे, यानी कि रूस के भूगोलवेत्ता कुछ हुए हैं, उन्होंने योगदान दिया है। उसके बाद हम क्या समझेंगे, कुछ अमेरिका के यानी कि अमेरिकन संप्रदाय के जो भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने अपनी विचारधाराएँ दी हैं। इसमें भी कुमारी सैंपल जैसी महान जो है प्रकार से भूगोलवेत्ता हमारे सामने आती हैं। तो हम जो है तमाम सारे विद्वान जो कि अमेरिका से संबंध रखते हैं, जिन्होंने भूगोल में क्या योगदान दिए, इनके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट है आपके ब्रिटिश भूगोलवेत्ता, ब्रिटिश संप्रदाय की जो विचारधाराएं रही हैं उनमें देखेंगे कौन कौन सी विद्वानों ने ब्रिटिश संप्रदाय की तरफ से या फिर ब्रिटेन की तरफ से भूगोल में योगदान दिया है। तो इस तमाम सारे मुद्दे हम देख लेंगे। यहाँ पर आपने तमाम सारी चीज़ों को देखा। ये था आपका जो है भौगोलिक विचारधारा का सिलेबस, जो कि आप लोगों की लगातार रिक्वायरमेंट थी और हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। तो कैसा लगा वीडियो यह भी बताएं। और वीडियो एक प्रकार से इन्वायरमेंटल स्टडीज का आपको चाहिए और अन्य जो 4 पेपर आपके बचे रहे हैं उनका चाहिए, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर बहुत करें। प्रत्येक व्यक्ति लगभग 10 व्यक्तियों से वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब करवाएगा और लाइक करवाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और जो मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं, जो मॉडल पेपर हमने 2021 के लिए बना रखे हैं, 2020 के लिए हमने बनाए या फिर 21 के लिए जो हमने बना रखे हैं उनको देख लीजिएगा। और जो पेपर हमने अपलोड किए जो यानी कि कुछ 20 के पेपर हमने अपलोड किए हैं, कुछ 19 के पेपर हमारे साथ चैनल पर उपलब्ध हैं और कुछ 21 के पेपर अपलोडेड हैं, यानी जो 21 में पेपर हुआ है उसका पेपर। तो ये 3 प्रकार के जो पेपर हैं इनको देख लीजिएगा, मॉडल पेपर देख लीजिएगा। और पहले से हमने जो है एक प्रकार से एक जो है विचारधाराओं के बारे में, मतलब इसके बारे में एक महासंग्राम सीरीज हमने चला दी थी, जिसमें हमने सारे के सारे विद्वानों के बारे में एक मूलभूत जानकारी, थोड़ी जानकारी सबके बारे में ग्रहण कर ली थी। मतलब अगर आप वह वीडियो रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। महासंग्राम नाम की सीरीज है, वह महासंग्राम की सीरीज जो है, महासंग्राम सीरीज कोई पुस्तक नहीं मेरी हमने छापी है, वहाँ पर देखेंगे महासंग्राम नाम से एक जो है वीडियो हमने चलाई है। उस वीडियो में आप देखेंगे लगभग 2 घंटे की वीडियो है, उसमें हमने पूरे के पूरे पेपर के जितने भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई बोर्ड पे या सिलेबस है, उस पूरे के पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसी एक ही वीडियो के अंतर्गत रिवीजन करवा दिया गया आपका। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा रिवीजन के तौर पर। इसी प्रकार से सोशियोलॉजी का भी हमने करवा दिया है, अन्य तमाम प्रकार के सब्जेक्ट का भी रिवीजन वीडियो इसी प्रकार से दे
दूंगा, तो परीक्षा के अंत समय में उसको आप 2 से 3 बार वीडियो को देख लेंगे और इसको आप लोग एक तरीके से पढ़े रहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, परीक्षा के जाते समय आप जो है उससे 2 दिन पहले से लगातार आप उसको एक दिन मतलब 2-3 दिन देख लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, सारे मुद्दे आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, ये वीडियो कैसा लगा इसको बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, धन्यवाद मेरे प्यारे, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।